नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं आयनिक यौगिकों के सूत्र बनाने की विधि, है ना। चलिए देखते हैं, इसे समझते हैं। चलो, तो पहले आपको क्या करना है, कुछ एनायन के नाम याद रखने हैं, है ना। चलो मैं इधर लिखता हूं एनायन, और यहां पर हम लिखेंगे एनायन का नाम। जैसे Cl माइनस, तो इसे बोलेंगे क्लोराइड आयन। क्या बोलेंगे इसे? क्लोराइड आयन, है ना। अगला देखो, ऑक्सीजन पे -2 लगा दिया, तो इसका नाम है ऑक्साइड आयन। क्या नाम है इसका? ऑक्साइड आयन। अगला देखो, SO4 -2, इसका नाम है सल्फेट आयन, है ना। अगला देखो, PO4 -3, इसका नाम है फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन। अगला है CO3 -2, इसका नाम है कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन, है ना। चलो एक और याद रखना, NO3 माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ना, है ना। नाइट्रेट आयन, है ना। चलो, अब ये आयन के नाम आपको याद रखना है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई सूत्र लिखना कैसे है ना। जैसे मान लो ए और बी, तो ए को हम केटायन मानते हैं। ए को क्या मान लेते हैं? केटायन। और बी को हम मान लेते हैं एनायन, ठीक है। अब इस पे अभी हम चार्ज मान लेते हैं कि भाई इस पे +X चार्ज है, और इस पे हम मान लेते हैं -Y चार्ज है ना। अब आपको करना क्या है, केटायन के सर पे जो चार्ज है, देखो पहले तो ऐसा का ऐसा ही लिख दो, है ना। फिर आपको क्या करना है, केटायन का जो चार्ज है उसको लगाना है एनायन के पैर में, और एनायन का जो चार्ज है उसको लगाना है केटायन के पैर में। तो ये सूत्र हो जाएगा ए के पैर में क्या आ जाएगा? Y, है ना। और B, तो B के पैर में क्या आ जाएगा? X, है ना। जो आवेश रहे उसका नंबर आपको लगाना है, साइन नहीं लगाना है। याद रहेगा इतना? चलो, तो इस प्रकार से इनके सूत्र आपको बनाना
है ना। चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने ले लिया सोडियम, तो सोडियम पे +1 चार्ज आता है ना। फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट होता, कोई भी एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप का चार्ज कितना आएगा, +1, है ना। और इधर हम ले लेते हैं SO4 -2। तो अब आप देखो केटायन का जो चार्ज है वो एनायन के पेयर में, और एनायन का जो चार्ज है वो केटायन के पेयर में। तो ये बन जाएगा Na2SO4। समझ में आया। चलो अगला देखो। जैसे हमने ले लिया बेरियम, बेरियम पे +2 चार्ज आएगा, सेकंड ग्रुप का है ये। और इधर हम ले लेते हैं सल्फेट आयन। चलो तो केटायन का चार्ज एनायन के पेयर में, और एनायन का चार्ज केटायन के पेयर में। तो यहां पर आप देखो इधर +2 और इधर -2, तो इसका सरल अनुपात हम निकालेंगे तो 1:1 आ जाएगा। तो ऐसे केस में आपको ऐसा का ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि सरल अनुपात इसका और इसका आप देखोगे तो 1:1 आएगा। तो ये हो जाएगा BaSO4। चलो अगला देखो। जैसे बेरियम दिया हुआ है, इस पे +2 चार्ज रहेगा, और एक हम ले लेते हैं PO4 -3, है ना। तो केटायन का चार्ज एनायन के पेयर में, और एनायन का चार्ज केटायन के पेयर में। तो ये बन जाएगा Ba3PO4 का होल ट्वाइस, है ना। ये सूत्र बन जाएगा। एक एग्जांपल और देखो। जैसे सोडियम, इस पे +1 चार्ज होता है, और एक हमने ले लिया कार्बोनेट आयन। तो केटायन का चार्ज एनायन के पेयर में, और एनायन का चार्ज केटायन के पेयर में। तो ये बन जाएगा Na2CO3, है ना। अब यहाँ पर देखो +1 है, तो +1 को तो +1 चार्ज है, तो 1 को आप लिखो चाहो मत लिखो, वो 1 रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको सूत्र बनाना है। चलो नोट करो पहले। चलो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, एक धातु के सल्फेट का सूत्र M2SO4 का होल थ्राइस है, तो इसके सल्फेट का सूत्र होगा, है ना। तो यहां पर आप देखो, सॉरी, एक धातु के सल्फेट का सूत्र दिया हुआ, और आपसे क्या पूछ रहा, फॉस्फेट। काय का सूत्र पूछ रहा, फॉस्फेट। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो सल्फेट आपको दिया है उसमें से पहले आप मेटल निकाल लो। चलो देखो क्या करना है, तो इसको ले आओ नीचे। तो M2SO4 का होल थ्राइस। अब देखो अपन क्या कर रहे थे भाई, केटायन का जो चार्ज है वो एनायन के पेयर में लगा रहे थे, और एनायन का चार्ज केटायन के पेयर में। तो अब आप ऐसा करो, इसको उल्टा कर दो भाई, जो पेयर में लगा है उसको सर पे पहुंचा दो। तो इधर देखो ये हो जाएगा AM, और M के सर पे ये जाएगा, तो ये +3, और SO4 -2। तो यहां से आप देखो ये M अपने को पता चल गया कि भाई जो मेटल है उस पर कितना चार्ज है, +3। अब इधर देखो मेटल को ले आओ, तो AM +3, और फास्फेट का बोल रहा है
तो फॉस्फेट आयन क्या होता है, PO4-3। अब यहां पर आप देखो इधर +3 और इधर -3 है, तो इसका सरल अनुपात आप निकालोगे तो 1:1 आ जाएगा। तो आपको ऐसा का ऐसे ही लिख देना है ना। तो इसका चार्ज इधर और इसका चार्ज इधर, तो MPO4 है ना। अब देखो यहां पर आप 3 लगाओगे, इधर भी 3 लगाओगे, फिर उसको काटोगे तो कोई मतलब नहीं। जब समान चार्ज आ जाए तो आपको पेयर में लगाना ही नहीं है, क्योंकि समान चार्ज आएगा तो सरल अनुपात निकालना पड़ेगा और सरल अनुपात आएगा 1:1 है ना। चलो, तो ये अपना सूत्र हो गया। अब मैच करो, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, डी वाला। देखो तो आंसर कौन सा आ जाएगा, डी वाला है ना। चलो अगला देखो अब देखो आयनिक यौगिकों के गुण हमको पढ़ना है। पहले मेरे को ये बताओ आयनिक यौगिक क्या होते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, ऐसे यौगिक जिनमें आयनिक बंध होता है उनको हम क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिक। अब आयनिक यौगिक की प्रॉपर्टी मैं आपको एक एक करके बताता हूं। आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, ठोस। क्रिस्टली होते हैं। अच्छा, क्रिस्टली किसे बोलते हैं, देखो क्रिस्टली एक प्रकार की व्यवस्था होती है। जब आयन या फिर परमाणुओं की विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है तब हम उसे क्रिस्टली बोलते हैं। तो आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन की जो व्यवस्था है वो विशेष प्रकार की होती है। तो आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, क्रिस्टली। अगला है भंगुर। भंगुर का मतलब ये है कि यदि आप इनको पटक देते हो तो ये छार छार हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, भंगुर होना। क्या बोलते हैं, भंगुर होना। और इनका यदि हम कारण देखें तो कारण है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, है ना। चलो देखो इधर, तो आयनिक यौगिकों में स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण कठोर होते हैं, क्रिस्टली होते हैं एवं भंगुर होते हैं, है ना। अब यदि हम आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक देखें तो इनका गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होता है। और कारण यदि देखें तो कारण है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। पर धनायन और ऋणायन के बीच में बल लगेगा, तो बल कौन सा लग रहा, स्थिर वैद्युत आकर्षण का बल, है ना। तो क्वथनांक और गलनांक, है ना, कैसे रहेंगे इनके, उच्च। चलो अगला देखो। अब यदि हम इनकी चालकता की बात करें तो ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। याद रखना, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, पर गलित या जली विलयन में ये विद्युत के सुचालक होते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, ठोस अवस्था में कैसे होते हैं, कुचालक, किंतु गलित अवस्था या जली विलयन में विद्युत के कैसे होते हैं, ये सुचालक। अच्छा, इनकी यदि हम विलेयता देखें तो जल में या ध्रुवी विलायक में ये अत्यधिक विलेय होते हैं, है ना। किंतु अध्रुवी विलायक में ये अविलेय होते हैं। याद रखना, जल या ध्रुवी विलायक में कैसे होंगे, ये अत्यधिक विलेय, पर अध्रुवी विलायक में अविलेय होंगे, याद रखना, है ना। तो जल, भाई जल भी कैसा होता है, ध्रुवी विलायक होता है जल, है ना। जल में या ध्रुवी विलायक में अत्यधिक विलेय, किंतु अध्रुवी विलायक में कैसे होते हैं, अविलेय, है ना। चलो अगला देखो। अब हम आयनिक लक्षण को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। तो ध्यान रखना, आयनिक लक्षण को 3 कारक प्रभावित करते हैं, है ना। विद्युत ऋणता में अंतर, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता, है ना। अब इनको हम तीनों को एक एक करके समझते हैं, है ना। देखो पहला,
तो पहला है डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो यदि हम आयनिक लक्षण, है ना, आयनिक लक्षण, आयनिक करेक्टर बोलेंगे, है ना इंग्लिश में। तो आयनिक करेक्टर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होता है समानुपाती। ध्यान रखना, जो आयनिक करेक्टर है वो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता में अंतर के समानुपाती होता है। मतलब जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पर आयनिक लक्षण भी ज्यादा होगा, है ना। चलो देखो इधर, जैसे मान लो आपको दिया जाए NaCl, अगला MgCl2 दे दिया जाए, AlCl3 और CCl4 आपको दे दिया जाए। तो यहां पर आप देखो आपको देखना है कि भाई विद्युत ऋणात्मकता में अंतर ज्यादा कहां पर आ रहा है ना। तो भाई आप एक बात ध्यान रखना, जो परमाणु आवर्त सारणी में आपस में जितने ज्यादा दूर होंगे उनमें विद्युत ऋणात्मकता में अंतर उतना ही ज्यादा होगा, है ना। जितने दूर दूर होंगे आपस में विद्युत ऋणात्मकता में अंतर उतना ही ज्यादा होगा। चलो, तो यहां पर आप देखो सोडियम और क्लोरीन हम देखें तो ये सबसे ज्यादा दूर दूर है, तो यहां पर मोर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जबकि यहां पर आप देखो कार्बन और क्लोरीन ये पास पास आ गए, तो यहां पर डिफरेंस हो जाएगा कम, लेस डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो यहां पर आप देखो डिफरेंस ज्यादा है, तो यहां पर आयनिक करेक्टर भी ज्यादा होगा, मोर आयनिक करेक्टर। और यहां पर आप आयनिक करेक्टर देखोगे तो यहां पर लेस होगा, लेस आयनिक करेक्टर, है ना। तो आयनिक करेक्टर का ऑर्डर यदि हम देखें तो ये ऑर्डर बन जाएगा, सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर किसमें है NaCl, और सबसे कम किसमें होगा CCl4। चलो नोट करो पहले इसे। चलो अगला देखो, अगला है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, है ना। तो आयनिक करेक्टर आयोनाइजेशन पोटेंशियल के होता है इनवर्सली, मतलब जिसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल अधिक होगा वहां पर आयनिक करेक्टर कम होगा। देखो इधर, जैसे LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl, है ना। एक ऑर्डर और देखो, जैसे एक आपको दे दिया जाए BeCl2, MgCl2, CaCl2,
SrCl2 और BaCl2, है ना। अब यहां पर आप देखो इन दोनों ही ऑर्डर में हम आवर्त सारणी में नीचे जा रहे हैं, है ना। और यहां पर आप देखो इन दोनों ही ऑर्डर में एनायन सेम है। भाई एनायन क्या है? क्लोरीन। तो जो सेम होता है उसको मत देखो आप, क्योंकि आपको देखना जो डिफरेंट है। भाई आप देखो यहां पर कैटायन, देखो कैटायन क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यहां पर देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। जबकि एनायन आप देखो दोनों ही ऑर्डर में एनायन क्या है? क्लोरीन। तो यहां पर आप देखो हम समूह में नीचे जा रहे हैं। डाउन द ग्रुप, समूह में नीचे जा रहे हो, और समूह में नीचे जाओगे तो जो साइज है वो बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा तो जो आयनिक करैक्टर है वो बढ़ जाएगा। तो आयनिक करैक्टर बढ़ जाएगा, है ना। तो नीचे आप जाओगे तो आयनिक करैक्टर बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा नीचे वाले में आयनिक करैक्टर होगा। चलो ये ऑर्डर बन जाएगा आयनिक करैक्टर का। चलो नोट करो ये ऑर्डर। अगला देखो, अगला है तीसरा फैक्टर, है ना। तीसरा है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के साथ संबंध आयनिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता के, है ना। मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी वहां पर आयनिक करैक्टर भी ज्यादा होगा, है ना। एग्जाम्पल देखो, जैसे एक आपको दे दिया जाए Li3n, एक आपको दे दिया जाए Li2O, और एक आपको दे दिया जाए LiF, है ना। तो यहां पर आप देखो यदि हम इलेक्ट्रॉन बंधुता का ऑर्डर देखें, इलेक्ट्रॉन बंधुता का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? फ्लोरीन की, है ना। उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद नाइट्रोजन आएगा, है ना। तो यहां पर आप देखो अपन इधर चल रहे हैं ना एरो के अकॉर्डिंग, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी तो आयनिक करैक्टर भी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा आयनिक करैक्टर किसमें हो जाएगा? LiF में। तो ये ऑर्डर बन जाएगा, है ना। चलो नोट करो इसे। चलो ये समझ में आया। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, है ना।